जय हिंद साथियों। देखिए, आज फिर से आपके सामने काफ़ी लंबे समय बाद से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम 25 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिन के बाद कर रहे हैं और अब जो है इसका सीरीज जो है कंटिन्यू जारी रहेगा और समाप्त लेकर ही अब दम लेंगे। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं ना मेरे दोस्त, ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप यदि देने जाते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपको क्लास में हम बताएंगे, इस सेशन में जो भी पॉइंट्स बताएंगे, जो भी आपको फार्मूले ट्रिक्स देंगे, वो सभी के सभी आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि हम वही चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में जिसको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक के हैं। आपको पता होना चाहिए, जो भी नए जिनको नए जो जुड़े हैं, कि पार्ट 2 में हम टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में बाकी 14 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो फिलहाल 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, असल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक तरह से समझिए, परसेंटेज का भी बोल सकते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि 2 वर्ष में जो है ना 6600 टन से कितना हो जाता है, 7900 टन हो जाता है। तो 7986 टन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले इसको काटिए, इसको काटिए, छोटा जितना हो सके संभव करिए। देखिए, 11 से कटता है 15, हाँ 11 से कटता है। 11 छक 66, फिर 11 सती 77, 11 दूना 22, 6 11 छक 66, फिर काटिए। 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 6 से 6 72, 6 अठी 6 12 6 एकम, ठीक है ना, इतना आ रहा। अब देखिए, 100 से आप भूल जाइए कि 6600 टन से लेके 7986 बढ़ा। अब सोचिए कि 100 टन से बढ़कर 121 टन हो गया। कितना वर्ष बोला है मेरे दोस्त, 2 वर्ष बोला है। तो 2 वर्ष बोला तो इसका स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है ना। 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर रूट कर देना। यदि 3 वर्ष बोलता तो क्यूबिक रूट करते, ठीक है ना, घनमूल निकालते। अब देखिए, ये क्या हो गया, 10 हो गया मेरे दोस्त, ये 11 हो गया। अब देखिए, 10 से 11 हो जाता है और पूछ रहा है कितना परसेंट वृद्धि दर है। तो वृद्धि दर यानी कितना परसेंट बढ़ा है वही निकालना है आपको। तो कितना से बढ़ा है, तो बोलिएगा 1 से बढ़ा है। कितना के रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त। ये आ जाएगा 10% जो है वो वृद्धि होगा, ठीक है ना, इंक्रीजमेंट जो होगा वो 10%। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करिएगा। जब भी ऐसा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, पसंद आया पहला क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, देखिए, एक और सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही मजेदार सवाल है। बोल रहा है एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का 100 रुपये कम कर दिया जाता है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ जो है 4% अधिक होगा। तो पूछ रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त अभी आपको एनटीपीसी में बता रहे हैं। मैं इसको 5 साल पहले पढ़ लिया था, सच बताऊं, वो कॉपी मेरे पास है। देखिए, 5 साल पहले एक टीचर के पास, सिंपल टीचर के पास पढ़ते थे ऑफलाइन, उन्होंने ही इस तरह का क्वेश्चन बताया। देखिए, आपके सामने मैं वो चीज लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल है ऐसा फॉर्मेट का तो लिखिएगा। पहले लिख लीजिए नोट में, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर उसे X% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर उसे X% लाभ पर बेचा। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक से समान धन घटा दी जाए, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक से समान धन घटा दी जाए या समान राशि, तो लाभ 22% बढ़ जाता। तो लाभ 22% बढ़ जाता। तो आपको करना क्या है, इसको सीधे डायरेक्ट बताने का तरीका, आंसर इसका क्या होगा, हटाई गई धन जो है, हटाई गई धन बाद के लाभ परसेंटेज के बराबर होगा। हटाई गई धन बाद
के लाभ परसेंट के बराबर होगा और क्रय मूल्य दोनों लाभ के योगफल के बराबर होगा। और क्रय मूल्य जो है दोनों लाभ के योगफल के बराबर होगा। देखिए अब इसी लॉजिक को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बोल रहा, हटाई गई धन बाद के लाभ के परसेंटेज के बराबर होगा। तो हटाई गई धन, कौन सा हटाई गई धन, 100 रुपया हटाते हैं ना, किसके बराबर होगा मेरे भाई, बाद वाला जो लाभ होगा उसके बराबर। तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना, 100 रुपया। अब देखिए 4% का वैल्यू 100 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। 100% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस होता है। 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा ना। अब देखिए फिर क्या बोला, अब क्रय मूल्य की बात करें, आपसे क्रय मूल्य पूछा ना, तो क्रय मूल्य क्या लिखा है नोट में कि क्रय मूल्य जो होगा दोनों लाभ के योगफल के बराबर होगा। तो 100% का वैल्यू 2500 है, तो क्रय मूल्य क्या है, दोनों लाभ के बराबर, मतलब 20% प्लस 4%, यानी 20 प्लस 4% इन दोनों के बराबर होगा, यानी 24% का वैल्यू पूछ रहा, यही पूछ रहा। आप ये 100% यहाँ नहीं भी निकालिएगा तो चलेगा, ठीक है ना। देखिए 100% 100 बोल रहे थे क्रय मूल्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दोनों लाभ के जो होगा परसेंटेज वही होगा कॉस्ट प्राइस। तो 24% बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, और यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो हटाते हैं हम वो दूसरे वाले लाभ के बराबर होगा, और क्रय मूल्य जो होगा वो होगा दोनों लाभ के योगफल के बराबर, यानी 20 प्लस 4% बराबर 24%, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। तो 4% का वैल्यू 100 दिया है, तो 24% का वैल्यू कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 रुपया। जो पॉइंट्स बताएंगे मेरे भाई इसको लिख लेना, ठीक है ना। देखो हम कितना साल पहले पढ़े, उस वक्त एनटीपीसी का फॉर्म भी कुछ नहीं आया था, और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन हूबहू यही पूछा है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, देखिए हूबहू है ना, वो चीजें हम लिख लिए थे। तो इस तरीके से आप लगे रहिए हर एक क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन था, मुझे पता है टाइम लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है। हम 2 क्वेश्चन ही सीखे, लेकिन बढ़िया सीखे, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि √7 प्लस √2 बटे √7 माइनस √2 बराबर x प्लस वाई √14 है, तो पूछ रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे, बस इतना ही करना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसका जो है ना रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन हम करेंगे √7 प्लस √2 बटे √7 माइनस √2 है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा और √7 प्लस √2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 बार चीज है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, √7 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2a भी होता है, 2√14 लिख देते हैं, ठीक है ना, 2√14 बटे 2a है ना। और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। यदि हम इसको तोड़ते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं x प्लस वाई रूट जो है ना 14 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 9/5 कर सकते हैं ना, प्लस इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई 2/5 √14 कर सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई √14 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x का x से कंपेरिजन कर दीजिए और y का y से। देखिए √14 के मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या है, y है, इसका कोफिशिएंट √14 के कोफिशिएंट में क्या है 2/5 है ना, तो इसका कंपैरिजन इससे हो जाएगा मेरे दोस्त, और x का कंपैरिजन जो है ना वो इसके साथ हो जाएगा 9/5 के साथ। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था, y का मान पूछ रहा था, y का मान क्या है, √14 के कोफिशिएंट क्या है 2/5 है, तो y बराबर जो हो जाएगा 2/5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि x का मान पूछता तो 9/5 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके का जब भी ऐसे कंपेरिजन का क्वेश्चन रहे, सीधे आपको इस तरीके से करना है कंपेरिजन, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक जो है 87 है, तो पूछ रहा है कि पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो 2 सत्र है, पहला सत्र है और दूसरा सत्र है। बोल रहा है कि पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक प्राप्त हुआ।
तो पहला सत्र मान लेते हैं 100 नंबर उसको प्राप्त हुआ, तो दूसरे सत्र में क्या होगा, इससे 16% अधिक हो जाएगा। 16% अधिक होता है कितना हो जाएगा, 116 नंबर प्राप्त हुआ होगा। और बोल रहा है यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, लेकिन आप कितना माने दूसरे सत्र में, 116 माने थे, तो कोई बात नहीं, बोल 116 का वैल्यू कितना आ रहा, 87 है। माने थे आप 116, लेकिन बोल रहा कि 87 है दूसरे प्राप्तांक में, तो 116 का वैल्यू 87 है। तो पहले सत्र में पूछ रहा, तो पहले सत्र में कितना माने थे, 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा आपका 87/116 × 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो 29 दिया 87, 29 चौका 116 आ रहा, ठीक है ना। अब इसको भी काट दे दिए, कितना बार में, 25 बार में कटेगा, तो 25 दिया 75 आ जाएगा। यानी दूसरे सत्र में जो है ना 100 माने थे, 100 का वैल्यू कितना आ रहा, 75, तो वही पूछ रहा था क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का एक बहुत ही मजेदार सवाल है, और इस तरीके के सवाल में देखते हैं बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट लोग ही फॉर्मूला याद करते हैं या याद कराते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, बस उसको समझ लेना। ठीक, बोल रहा 7⁻13 + 1 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो देखिए आपको कोई नियम नहीं करना कि a पे पावर n होगा +1 को हम a-1 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। n का ओड होगा, वैल्यू या इवेन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए 7⁻13 है और +1, इसको क्या करना है, 6 से डिवाइड ही करना है ना, 6 से डिवाइड करना। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, असल में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ फिलहाल। देखिए अब 7 को है ना 6 से डिवाइड करिए, तो 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो +1 पे पावर ओड करेंगे तो क्या होगा, +1 ही होगा। फिर 1 अब +1 2 आया, अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो 2 ही रह जाएगा, यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। ठीक, ये तरीका आपको समझ नहीं आया तो दूसरा बता रहे हैं। मान देखिए 7⁻13 है ना, इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, प्लस जो है 1/6 है, इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 पे पावर भूल जाइए थोड़ी देर के लिए क्या है, ठीक है ना। पहले 7 को 6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, +1 आएगा। तो +1 पे पावर यदि 13 करिएगा मेरे दोस्त तो क्या आएगा, +1 ही आएगा। उसके बाद +1/6, 1 को 6 से डिवाइड करिएगा, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, वो नहीं रहेगा, तो प्लस ये 1 रहेगा ही ये, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, टोटल रिमाइंडर जो है 2 आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको दे रहे हैं, ये बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, और हमेशा पूछता है एकदम सेम डिजिट। देखिए 66 पे पावर 67 + 1 भागा सॉरी, इसको डिवाइड करना है आपको, किससे, आपको 67 से डिवाइड करना, ठीक ना। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हूबहू यही दे दिया जाता है एग्जाम हॉल में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यही क्वेश्चन उठाता है। ठीक, देखिए एक और सवाल है, इस तरीके का सवाल भी बहुत पूछा जाता है। बोल रहा राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो पूछ रहा वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। देखिए राहुल एक संख्या को 2 से गुना करने के लिए उसको बोला जाता है, तो वो क्या करता है, गलती से 2 से डिवाइड कर देता, भाग कर देता, ठीक ना, 2 से भाग कर देता। मान लेते हैं जो संख्या को गुना करने के लिए बोला गया वो x है, ठीक है ना। मान लेते हैं x संख्या को बोला 2 से गुना करो राहुल, लेकिन राहुल कितना मासूम है ना कि वो संख्या x को 2 से गुना करने के बजाय 2 से डिवाइड कर देता है, तब उत्तर क्या आता है, 2 आता है। तो यानी जो भी उत्तर आ रहा है इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही आ रहा होगा, गलत उत्तर, असल में ये उत्तर जो है वो गलत आ रहा होगा, तो गलत उत्तर आ रहा होगा इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही, जो भी इसमें किया ये खुरपाती उसी के कारण आ रहा, तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही 2 आंसर आ रहा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - x/2 = 2 आ जाएगा। ठीक, अब एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4 माइनस x आएगा, 4x - x क्या होगा, 3x/2 = 2 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, 4/3। लेकिन क्या 4/3 आंसर होगा, नहीं होगा। बोल क्या ना वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, तो वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, तो वास्तविक उत्तर ये होना चाहिए
यानी 2x से उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, ये 8/3 आ जाएगा और यही वास्तविक उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, 8/3 कर दीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा सवाल है ऐसे ही आप बनाइएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पात और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो पूछ रहा बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप फिगर ड्रॉ करने का, इसके फिगर में ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक ना, फिगर बन गया तो क्वेश्चन का सफाया है। अब देखिए 2 खंभे हैं, हम 2 खंभा बना लेते हैं, लेकिन बोल रहा है कि एक की ऊंचाई 10 मीटर है, दूसरे का नहीं पता है, तो दूसरे की ऊंचाई 10 से ज्यादा ही है ऑप्शन में, तो दूसरे खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं ये 10 से ज्यादा, कुछ थोड़ा सा बना लेंगे ज्यादा रहे। अब देखिए बोल रहा है कि उनके पाद और शीर्षों के बीच की दूरी, पहले पाद के बीच की दूरी क्या है, मतलब पाद का मतलब बॉटम के बीच की दूरी, दोनों के बॉटम, तो दोनों का बॉटम यही है, जमीन पर ही होगा, धरातल पर ही होगा, तो इनके बीच का दूरी कितना है मेरे दोस्त, वो 48 मीटर है। और बोल रहा हूँ उनके शीर्षों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो इन दोनों का शीर्ष क्या है, ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त, 50 मीटर है। कोई बात नहीं, 50 मीटर हम लिख दिए। अब देखिए बोल रहा छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो बड़े वाले खंभे की ऊंचाई क्या होगा ये बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको हम यदि सीधा लाइन मिलाते हैं, ये 48 है, ये भी 48 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ हमको ये निकालना है, तब जाकर टोटल डिस्टेंस ये ऊंचाई निकलेगा बड़े खंभे की। तो अब देखिए ये 50 है, ये 48 हो, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से नहीं पता। देखिए असल में क्या होता है ना, इस तरीके का होता है, देखिए ये 25 होता है, ये 7 होता है, ये 24 होता है, यही होता है ना। तो देखिए क्या किया, इसको डबल कर दिया है, 50 कर दिया, इसको 24 का डबल 48 कर दिया, तो इधर 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा टोटल लंबाई क्या होगा, तो 14 प्लस 10 हो जाएगा बराबर 24 मीटर लंबाई हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मिनट की दूरी तक ही देख सकता है, तो पूछ रहा गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 100 मिनट की दूरी नहीं होगा, बल्कि 100 मीटर की दूरी होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिए, क्योंकि 100 आगे दिया है दूरी तक, तो ये मीटर ही होगा, जब भी होगा तो 100 मीटर, ये सुधार लीजिएगा, 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता। अब देखिए इस तरीके का सवाल में सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पर स्पीड जो हम करेंगे रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि यदि एक आदमी और दूसरा गाड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड घटा देंगे, और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में, तो हम क्या करेंगे, स्पीड जो दोनों का जोड़ देंगे। तो फिलहाल हम समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे। अब चाल क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 कर देते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस, अब हमको नहीं पता प्लस माइनस में क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो समय क्या है, बोल रहा है 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक देख सकता है, लिख दिए, बराबर समय की जगह दूरी क्या है, दूरी 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 100 मीटर की दूरी हम लिख दिए बटे, अब चाल दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा। अब देखेंगे दोनों किस डायरेक्शन में चल रहा है, उस अनुसार प्लस माइनस हम करेंगे। तो देखिए कि बोल रहा है कि गाड़ी की दिशा में चल रहा है व्यक्ति, यानी जिस ओर गाड़ी जा रहा है उसी ओर व्यक्ति चल रहा, तो स्पीड क्या होगा, दोनों का क्या होगा, दोनों का घट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब घटेगा तो मान लेते हैं, और गाड़ी की चाल पूछ रहा, मान लेते हैं गाड़ी की चाल S1 वही है, और घटेगा तो S2 हो जाएगा, S2 की जगह क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि भाई हम 3 माइनस S1 क्यों नहीं कर सकते, बता रहे हैं। जब भी सोचिए जरा, कॉमन सेंस लगाइए, एक गाड़ी चल रही है और एक व्यक्ति रोड पर चल रहा है, तो स्पीड कौन ज्यादा तेज चलेगा,
गाड़ी ही चलेगा ना, व्यक्ति तो आराम से पैदल जा रहा है, इससे तो तेज चलती ही गाड़ी, ऐसे भी नॉर्मल लाइफ देखिए। और उसके बाद भी क्या ऑप्शन जो दिया हुआ है गाड़ी की चाल, ये गाड़ी की चाल जो दिया हुआ है वो ये 3 से बड़ा ही है, बड़ा ही है ना, तो कहीं ना कहीं 3 से बड़ा है तो ये बड़ा में से छोटा ही घटेगा, तो इस बड़े में से ही छोटा घटेगा ना, छोटा में से बड़ा मत घटाना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हुआ, ये मिनट में था तो इसको हम घंटा में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये क्या था, मीटर में था, किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 10 बार में कट जाएगा ना। अब ये 6 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 2 बार में कटेगा, ये भी 3 बार में कटेगा, तो कितना बचता है 2/3 बराबर 1/S1 - 3 बच रहा है, ठीक। अब देखिए अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2S1 - 6 बराबर 3, तो 2S1 बराबर 9 हो जा रहा है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी घंटा में बदल देंगे, ये भी किलोमीटर में बदल देंगे, तो टोटल एक क्वांटिटी में कर दिए, एक यूनिट में, तो आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। S1 क्या चीज माने थे कि ट्रेन यानी गाड़ी की चाल माने थे, तो वही आपके सामने आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। साथियों बिजली चली गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। देखिए बोल रहा कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, असल में ये क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज का है और मेंसुरेशन में भी पूछ देता है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट किया है। तो देखिए सबसे पहले देखना है आपको पूछ क्या रहा, उस चीज को पकड़ना। पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत निकालना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, ठीक ना, 6a² होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जितना भी कांस्टेंट का टर्म रहता है उसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं लेने से। अब जो है बचता कितना, सिर्फ a², यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसके भुजा यानी ए पर डिपेंड करता है, जितना परसेंट बढ़ाएगा उस अनुसार घटेगा और जितना परसेंट घटाएगा उस अनुसार घटेगा। तो देखिए यहाँ पर देखना कितना है, 2 बार है a², तो 2 बार a² है तो क्या करना है, वृद्धि पूछ रहा है ना, 100 से प्लस माइनस कर देना उतना, 2 बार पूछ रहा है ना तो 2 बार हम कर देंगे, तो 100 से 50% की वृद्धि हो रहा तो 150 कर देंगे, फिर एक बार और है तो फिर 150 कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं, जैसे a² है ना 2 बार है तो हम क्या करेंगे, वृद्धि है तो 100 में उतना जोड़ देंगे और जितना बार पावर है, जितना बार ये है रिपीटेशन उतना कर देंगे। उसके बाद ये जितना बार करेंगे ना मेरे दोस्त, उससे एक कम 100 से डिवाइड मार देंगे। ये 2 बार की है तो एक कम यानी एक बार 100 से डिवाइड मारेंगे। यदि ऐसा 3 बार होता तो हम इससे एक कम यानी 2 बार 100 से डिवाइड मारते। अब देखिए इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 225। अब 225 जो आया है ना, इसको कर देना है 100 से कंपेरिजन। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट ज्यादा होगा, 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट कम होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, तो बोलिए 125 ज्यादा है तो 125% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना, 125% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। एक और तरीका देखिए, वो सक्सेसिव वाला हम एक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, x + y + xy/100 होता है ना, तो अब कुछ नहीं करना, x और y यहाँ पर सेम चीज हो जाएगा, है ना, ये वही चीज है। तो हम x के जगह क्या 50% की वृद्धि बोल रहा है ना, तो 50 लिख देंगे, फिर y की जगह भी वही चीज हो जाएगा, फिर 50 लिख देंगे, फिर x की जगह 50 हो जाएगा, y की जगह 50 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हम क्या होगा, ये 0 50 100 प्लस 2 0 खत्म हो गया, प्लस 25 125% की वृद्धि हो जाएगा मेरे दोस्त। ये इसका करेक्ट आंसर सेम चीज है, ठीक है ना। दोनों मेथड हम आपको बताएं, विश्वास करिएगा, सिर्फ ये मेथड पे डिपेंड रहिएगा ना तो फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में। बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जो ये मेथड से आप करिएगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, और ये मेथड भी हमेशा के लिए यदि सीखते रहिएगा, मतलब हमेशा यही रट के रखिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए दोनों तरीका हम बता देंगे, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 24
रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत यानी घेरा लगाने की लागत 1920 रुपया है। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो चौड़ाई पूछ रहा क्या होगा इसका। तो देखिए ऐसा सवाल बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। आपको सबसे पहले देखना है इसकी लागत किस हिसाब से लिया जा रहा है, ये लग रहा है। तो बोल रहा है 24 रुपए प्रति मीटर, यानी इस पर ध्यान देना, प्रति मीटर पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब परिमाप पूछ रहा है। यदि प्रति मीटर स्क्वायर पूछता बोलता तो क्या होता, क्षेत्रफल में पूछता, ठीक है ना, क्षेत्रफल के वो बाड़ लगाने के लिए बोलता। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रति मीटर मतलब परिमाप, यानी चारों ओर बाड़ लगाने की ये जो है ना पूछ रहा है क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सब परिमाप क्या होता, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर। अब देखिए क्या बोल रहा है ना कि 1 मीटर की लागत जो है 24 रुपया होता है, तो इतना मीटर की लागत क्या होगा, 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 24 कर देते हैं इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ, प्लस चौड़ाई नहीं पता, b मान लेंगे। यही जो कीमत होता है ना मेरे भाई, वो टोटल कितना कीमत होता है, 1920 रुपया। बस हो गया, खेला खत्म, 1920 रुपया। अब देखिए इसको हम काटेंगे, ये 8 बार में कट जाएगा, 24 अठी 192, 80 बार, ये क्या हो जाएगा 40 कटेगा, ठीक है ना। 23 प्लस b बराबर मेरे दोस्त 40 आ रहा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 23, मतलब लिख देता हूँ 40 माइनस 23 बराबर क्या आ जाएगा, 17 मीटर आ जाएगा। और आपसे आयत की क्या पूछ रहा था, चौड़ाई ही पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि एरिया निकालें या फिर परिमाप निकालें, पेरीमीटर निकालें। तो आपको ये देखना है कि लागत क्या चीज आ रहा, किस हिसाब से लागत ले रहा, मीटर प्रति मीटर की दर से ले रहा है या प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। यदि प्रति मीटर की दर से ले रहा तो परिमाप निकालेंगे हम, और यदि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पूछता तो हम एरिया के साथ इस तरीके से करते, ठीक है ना। तो बोल रहा है प्रति मीटर मतलब 1 मीटर के लिए 24 रुपया लग रहा, तो इतना मीटर के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर इतना ही लगने के बाद उसको टोटल लागत कितना लग रहा, 1920 रुपया। ठीक, समझ में आया ना। देखिए फिर से वही कहानी आ गया है। इस बार माध्य बोल रहा, दिए गए आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है और आंकड़ा आपके सामने दिया हुआ है। इस तरीके का सवाल बहुत बार हम लोग करा चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर करिए। इसमें आपको पूरा एनटीपीसी का जो एग्जाम देने वाले हैं ना, उन पूरे उसका सार है, तो जरूर करके जाइए। देखिए आंकड़ा दिया हुआ 12, 10, 16, 18, 20, 26, 14 और 28। इसमें से हम पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इन सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब एवरेज। माध्य का मतलब एवरेज। तो एवरेज हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 12 प्लस 10 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 22, 22 16 कितना होगा, 38 होगा ना। 38 18 कितना होगा, 56, 56 20 कितना होगा, 76, 76 और 14 कितना होगा, 90 होगा। 90 और 26 कितना होगा, 116, 116 और 28 कितना होगा, 144। तो 144 को हम कितना से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त, तो जितना नंबर है 2, 4, 6, 8 है, ठीक है ना, प्लस। अब देखिए माध्यिका क्या हो जाएगा, सीधे इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। 8 1 8 8 64, 18 आ जाएगा, माध्य आ गया, ठीक है ना। और माध्यिका निकालने का थोड़ा सा इसका है ना तरीका जो है वो टेढ़ा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें माध्यिका ही ज्यादा जो है ये आपको कंफ्यूज में डालेगा और प्लस गलती करने का चांसेस है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आंकड़ा आपके सामने दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा देना है। माध्यिका पूछेगा तो जो भी आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में सजा देना। तो सबसे पहले कौन छोटा नंबर होगा, 10 होगा, फिर कौन होगा, 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 26 होगा, फिर 28 होगा। ये ध्यान रखिएगा, सजाते वक्त नंबर का जरूर काउंट कर लीजिएगा कि जितना नंबर ये है उतना लिखाया है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में जब हम लिखें, गलती नहीं किए ना।
तो देखिए 2 4 6 7, देखिए 7 ही लिखा है, एक कौन सा छूट रहा, 10 12 18 देखिए छूट रहा, ठीक है ना। देखिए 16 के बाद 18, फिर 20, फिर 26, फिर 28 आ रहा, ठीक ना। देखिए छूट गया था, इसीलिए बोलते हैं गिन लीजिएगा। अब देखिए माध्यिका क्या होगा ये जितना नंबर है इन सभी नंबर के बीच वाला संख्या होता है। तो बीच वाला संख्या हमको क्या पता, 8 टोटल है, 8 में क्या करेंगे, टोटल 8 संख्या, इधर से 4 गिनेंगे, इसका आधा इधर से गिनेंगे, ठीक है ना। 8 है ना, 8 संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, इसको घेर देंगे, फिर उधर से भी गिनेंगे 4, 1 2 3 4, ये इन दोनों को गिन देंगे तो 16 आया प्लस 18 आया, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच का नंबर होगा, यानी 16 और 18 के बीच कौन सा होता है, 17 होता है। ऐसे भी जोड़िए 16 प्लस 18 34 बटे 2 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 जो होगा वो माध्यिका होगा, लेकिन आपसे पूछा है इन दोनों का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा, तो 17 प्लस 18 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 17 प्लस 18 बराबर 35 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसे। साथियों देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बोल रहा होगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए रिमाइंडर थ्योरम का मैं बताता हूँ या डिविजिबिलिटी रूल का, आपको ज़्यादा फॉर्मूला रटने की या ट्रिक रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सीधे ऑप्शन पर चले जाना है और बेसिक जो आपकी थॉट है ना, उस थॉट के माध्यम से बनाना है। जैसे बोल रहा हूँ वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसको 1391 से हम घटाते हैं ना, वो प्राप्त संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता। तो सबसे छोटी संख्या हम ले लेंगे, एक इसमें घटाते हैं, ठीक ना, एक घटाते हैं तो 1300 क्या आ जाएगा, 90। अब ये संख्या देखिए क्या 7 से डिवाइड होता है और 3 शेषफल बचता है या नहीं, 7 एकम 7, 7 9 63, 7 7 49, 3 शेषफल नहीं, एक शेषफल बचता है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए पहला कोई चेक कर लिए, दूसरा क्या जरूरत है, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, पहले नहीं कर रहा तो बाकी दो करेगा भी तो गलत हो जाएगा, वो आंसर नहीं होगा। अब फिर 1391 को हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, हम दूसरी संख्या छोटी ले लेते हैं, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1389 आ जाएगा। अब 1389 को देखिए 7 से डिवाइड मारिए, 11 से डिवाइड 9 से डिवाइड मारिए और 11 से डिवाइड, क्या इन तीनों स्थिति में रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। देखिए 7 एकम 7, 6 7 9 63, 5 7 8 56, 3 आ रहा, रिमाइंडर 3 आ रहा, ये सही है। 9 से डिवाइड मारिए, देखिए कितना रिमाइंडर 3 आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है, 9 ये डिवाइड हो जाएगा, 8 एक 9 प्लस 3 ही बचता है, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी सही है। 11 से डिवाइड मारिए, क्या 11 एकम 11, 2 11 2 22, 6 11 से 66, 3 आ रहा है रिमाइंडर। यानी इन तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है ऑप्शन, जब 2 रखते हैं तब, 2 हटाते हैं इन संख्या में तब, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको यही मेथड अपनाना है, क्योंकि ज़्यादा रटना फॉर्मूला जरूरी नहीं है, जितना संभव हो सके कम से कम मैं आपको बोलूँगा रटने के लिए, ठीक। तो रहने देते हैं आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त। आपको ये सेशन पसंद आया, बताने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। कोई और समस्या है, यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कंफ्यूजन बताइएगा, प्रॉब्लम बताइएगा, और कैसा क्लास रहा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।